Okay, good morning students. Welcome on the platform of RTS online classes. Today, in the previous class, our topic was the question asked on the basis of students in the query session. In fact, previous class में तुम लोगों ने जो कुछ भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सेक्शंस में आए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था, मैंने उसे एक्सप्लेन किया, बस 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और एक जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स ना उन न्यूमेरिकल सेक्शंस को या जिस प्रॉब्लम सेक्शन जो होता है उसे एज इट इज इग्नोर करते चले जाते हैं और उसे इग्नोर करना ही सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि जो चैप्टर्स जो पढ़े हो उसको हम तभी प्रैक्टिस में ला सकते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को हम तभी क्लियरली समझ सकते हैं जब हम उसके प्रॉब्लम को करते हैं, जब हम उसके डाउट्स को करते हैं। और जब उस डाउट्स को नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, वो हमें आगे के क्लासेस में और ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा डिफिकल्ट और ज़्यादा सिचुएशन डायग्रेस करता जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है तुम्हें कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस थे उस सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर दे। ये जब तुमने पूछा नहीं इसका मतलब है कि सभी सॉल्यूशन हो गए तुमसे। और उसके बाद इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एक्चुअली दिस चैप्टर इज कमिंग इन आवर एनुअल एग्जामिनेशन, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मेन कॉन्सेप्चुअल टर्म विच इज यूज्ड इन दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज और as the instruction, as per instruction, you have to complete your notebook, I mean subject notebook, and post the subject notebook picture in the homework session. And one thing I would like to last but not least, अंत में हम यह तुम्हें कहना चाहेंगे कि टुडे, मेरा मतलब है आज, तुम्हें ना इवनिंग सेशन में एक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें तुम्हें क्वेश्चंस मैं उसी टाइम पे प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें उसका सॉल्यूशन करके उस 40-50 मिनट्स के अंदर तुम्हें उस चैप्टर का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके हमें पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि आज ही यह हम टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस टेस्ट को कंप्लीट करने से पहले इस चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन के लिए मैं इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को तुम्हारे सामने यहाँ पर बस नोट डाउन करता हूँ। तुम्हें उस चैप्टर को एक बार रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद शाम के टाइम जो टेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करना है। यह चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, इग्नोर करने का मतलब हुआ कि तुम्हें अपना सेल्फ जजमेंट, जो खुद का जजमेंट करना है कि हाँ हम कितना समझे, कितना सीखे, कितना जाने, उससे तुम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। तो जस्ट listen carefully what I am going to say and just revise these topics throughout your chapter notes. First of all, you have to complete your chapter notebook as per our instruction. Instruction is that कि सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमारा जो चैप्टर है इसका नाम हो गया वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वर्क। ध्यान से सुनिए, वर्क को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे कहते क्या है, वर्क होता क्या है। वर्क को कहते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स अप्लाइड। अब इसमें देखिए स्लाइटली चेंजिंग, तुम कहोगे फोर्स को आगे डिस्प्लेसमेंट को पहले कर देने से क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट फोर्स। दिस इज द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वर्क का जो डेफिनेशन होगा वो इस तरीका से होगा कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट अप्लाइड फोर्स। ठीक है, क्लियरली लिखेंगे
वर्क का डेफिनेशन यही लिखे, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट अप्लाइड फोर्स। क्लियर है? चलिए, तो वर्क का डेफिनेशन लिखेंगे। वर्क के डेफिनेशन में जो हम लोगों ने लिखा उसको लैंग्वेज में लिखने के बाद लिख देंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दैट अप्लाइड फोर्स। ओके, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज व्हाट एफ एस cos थीटा। ठीक है, वर्क को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इससे रिलेटेड अब इसके बाद तुमसे पूछा जा सकता है, राइट द फैक्टर अपॉन व्हिच द वैल्यू ऑफ वर्क विल डिपेंड। द वैल्यू ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन अप्लाइड वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोर्स पे, वैल्यू ऑफ फोर्स देखिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जीरो और एंगल between direction of force and the direction of motion। डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में और फोर्स के डायरेक्शन में जितने एंगल का डिफरेंस होगा या एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोशन, इस तीनों चीज पे फर्स्ट यहां तुम्हें मिला, सेकंड यहां मिला और थर्ड यहां मिला, इस तीनों ही चीज पे वर्क का वैल्यू डिपेंड करता है। क्लियरली समझ रहे हैं? अब यहां पर जैसे थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, वर्क कम नहीं डिफाइंड होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्क इज नॉट डिफाइंड व्हेन, वर्क इज नॉट डिफाइंड व्हेन। कब तक नहीं डिफाइंड होगा? तब जब f इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, और s इक्वल टू 0 हो जाए और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। क्लियरली समझ रहे हैं? या तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, या फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। इस तीनों में से कोई भी चीज, ठीक है, या तो ये या एक चीज या दो चीज या तीनों ही चीज 0 हो जाएंगे, वर्क डिफाइंड नहीं होगा। क्लियरली समझ रहे हैं? ओके, अब आइए, वर्क हो गया। अब इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल जितना भी कंडीशन जहां पे फुलफिल होगा, इस तीनों चीज को सर्च करेंगे। इसके बेसिस पर चाहे वर्क को डिफाइन करना हो, चाहे वर्क के वैल्यू कैलकुलेट करना हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो वर्क से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल्स अप टू क्लास 9 सोल्व हो जाएंगे इस मेथड से। इसके आगे का जो होगा न्यूमेरिकल्स 10, 11, 12 में जो भी होंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस इसमें ऐड होंगे, बाकी बेस यही होगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है एनर्जी। ठीक है, वर्क में वर्क का डेफिनेशन, वर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और वर्क किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो तीन चीज पर डिपेंड करता है। हो गया। अब इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू एनी वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी। अब ये एनर्जी का बात होते हैं, एनर्जी के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो एनर्जी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशंस और भी हैं, टाइप्स और भी हैं, लेकिन बेसिक टाइप ये दो ही है। और इस दो को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था वो तुम्हें बताया जा चुका है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर हाइट्स, पोजीशन, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा। तुम अपने 9th क्लास तक समझ लेना है कि वह जितनी ऊंचाई पर होगी उस ऊंचाई के
कारण जो उसमें एनर्जी एसोसिएटेड होगी उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे को अगर समवन आस्क अबाउट व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग पे, वाटर टैंक में जो वाटर स्टोर्ड है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या कोई एनर्जी नहीं होगी? तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि ग्राउंड से हाइट पे है था। ठीक है, तो इसे हम लोग मैथमेटिक्स एक्सप्रेस करते हैं mg से। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं। इस दोनों ही एनर्जी को कंबाइनली अगर देखा जाए तो यह दोनों ही एनर्जी जो है कंबाइनली, इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज टर्म्ड एज मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी। किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी उसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। क्लियर है? तो ये इस तरह से हम लोग इस एनर्जी के टाइप्स क्या है, लेकिन इसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इस एनर्जी का जो वैल्यूएशन है वो हर जगह किस तरह के होंगे। तो दिस एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। क्या होता है? कंजर्व होता है। तो यह जो यहाँ पर स्टेटमेंट आया उसे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी ऑफ सिस्टम और यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विल टेक प्लेस। ये सबसे बेहतर स्टेटमेंट है। ठीक है, या तो हम कहें कि इस टोटल हमारे सिस्टम का, यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, या हम कहें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नई एनर्जी का निर्माण नहीं होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम है और इसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में जानते हैं। तो इसमें तुम्हें इसके स्टेटमेंट को देखना होगा। तो स्टेटमेंट हमने बोल दिए, उस स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिए, या स्टेटमेंट पहले क्लासेस में बताया जा चुका है उसको रिपीट कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको एग्जाम्पल पे लेकर के, एग्जाम्पल में फ्री फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम हाइट ग्राउंड से एज हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वह जो ग्राउंड की तरफ फॉल हो रहा है, फ्री फॉलिंग हो रही है, उसमें डिफरेंट पॉइंट पर उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हुए, और चूंकि यह डिफरेंट पॉइंट पर फाइंड आउट किया गया एनर्जी इक्वल इन वैल्यूज है, इक्वल इन न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व और फिक्स्ड और कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद आता है पावर। पावर क्या है? तो पावर के लिए हम लोग बोलते हैं जो वर्क कर रहे हैं, मतलब अगर तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल लैंप है, बल्ब है, यह एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका वर्क ही वही है। तो जो वर्क है वह कन्वर्जन, वह लाइट उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कोई भी वर्क टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी देर में हो रहा हो उसे हम लोग उसका पावर कहते हैं। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन फॉर ए यूनिट टाइम। यह वर्क डन उस एनर्जी को खर्च कर रहा है, तो वो एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो लिख दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ इस वर्क का जूल और इस टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड लिखिए, या फिर जेम्स वॉट के नाम पर इस यूनिट को वाट भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इन सारी चीजों का यूज करते हुए इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वर्क, ये W जो है यह वर्क डन है,
है टाइम, टाइम तो समझ ही रहे हैं, समय जितनी देर में जो काम कंप्लीट हो रहा है उसे हम लोग पावर कहते हैं। अब यहाँ इसके यूनिट की बात जब करेंगे, जैसे वाट हम लोग लिखते हैं, अब वाट एक बल्ब तुम 1 सेकंड 2 सेकंड और 10 सेकंड या 5 मिनट के लिए तो नहीं चलाते हो ना, या तो 24 घंटा हुआ 20 घंटा महीना दिन तक कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं जो मैथमेटिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये मतलब किलो, मेगा, गीगा, टेरा, हेक्टो, ये सारे चीज जो है डेसिमली जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बेसिस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर के लगा लेते हैं किलो वाट हो गया, और इसको 10 टू द पावर 3 वाट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस वगैरह को जैसे यहाँ पर 10 टू द पावर 6 हो गया, 10 टू द पावर 9 हो गया, यह सब इसके प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। और यह स्मॉलर यूनिट को लार्ज यूनिट को एक कम नंबर ऑफ जीरो मतलब पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमारा वो मतलब हमें लिखने में आसानी होती है या कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पर इस चैप्टर के यह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने रिवाइज करा दिया। इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल से आप ऑब्जेक्टिव जहां भी हो उसको देख लेना, जितने भी क्वांटिटी पढ़े हैं वो सभी क्वांटिटी के यूनिट्स को देख लेना और प्रिपेयर होना फॉर द चैप्टर वाइज चैप्टर एंड चैप्टर टेस्ट के लिए। और शाम को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद नीचे कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ना फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बस इतना ही, रिवाइज कीजिए, कॉन्टैक्ट रहिए, सेफ रहिए, सेफ ओके, थैंक यू।